नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है स्विस संविधान में संशोधन प्रक्रिया। स्विट्जरलैंड का संविधान अपन पढ़ रहे थे और इस संविधान में किस तरह से संशोधन होता है, इस प्रक्रिया को आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, स्विट्जरलैंड का जो संविधान है कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। अमेरिका की जैसे ये भी एक कठोर संविधान है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है। संविधान के अनुच्छेद 192 से लेकर 195 तक संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन वहाँ पर किया गया है। स्विट्जरलैंड में दो तरह के संशोधन होते हैं, एक पूर्ण संशोधन और एक आंशिक संशोधन। पूर्ण संशोधन से अभिप्राय है कि पूरे के पूरे संविधान में परिवर्तन किया जाना, और आंशिक संशोधन जैसे नाम से स्पष्ट है, उसके किसी अंश या किसी भाग या किसी धारा में संशोधन किया जाना। तो संविधान में दो तरह के संशोधन होते हैं, पूर्ण और आंशिक। देखते हैं किस प्रक्रिया के तहत होते हैं। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उसके दो चरण होते हैं। पहला होता है संविधान संशोधन का आरंभ करना अर्थात आरंभक, और दूसरा होता है संविधान संशोधन की पुष्टि अर्थात उसका समर्थन। संविधान संशोधन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं। पहला चरण है संशोधन का आरंभ या आरंभक कहलाता है। आरंभक जो होगा वो भी दो तरह का होगा, पूर्ण संशोधन के लिए आरंभक लाया जाना और आंशिक संशोधन के लिए आरंभक लाया जाना। सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संशोधन हेतु आरंभक लाया जाना। संविधान संशोधन में प्रारंभ करना अर्थात आरंभक करना, और वो भी पूर्ण संशोधन के लिए। और पूर्ण संशोधन के लिए 3 जनों के पास यह अधिकार होता है कि वो इसका आरंभ कर सकते हैं। पहला होता है संसद अर्थात व्यवस्थापिका के दोनों में से कोई भी एक सदन ला सकता है पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव। संघीय कार्यपालिका को भी शक्ति दी गई है, वो भी ला सकती है, और स्विस जनता की तरफ से भी आ सकता है। वहाँ पर ये बना रखा है नियम कि 1 लाख जो मतदाता होंगे, पंजीकृत जो नागरिक होंगे, वो संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं। तो पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव व्यवस्थापिका की तरफ से, कार्यपालिका की तरफ से और मतदाताओं या नागरिकों की तरफ से आ सकता है। इस आरंभक के ऊपर ये व्यवस्था की गई है कि यदि मान लीजिए जनता की तरफ से ये आरंभक आता है और संघीय संसद के दोनों सदनों में मतभेद है, या हम यूँ कहें कि हमारी जो व्यवस्थापिका है वहाँ की, उसके बारे वो इस बात से सहमत नहीं है, तो अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था होती है। यहाँ पे अनिवार्य लोक निर्णय होगा, जनता के पास भेजा जाएगा। ये संविधान संशोधन आरंभक जो होगा, अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था होगी और जनता के पास भेजा जाएगा। जनता उसे स्वीकार या स्वीकार करने का कार्य करेगी। यदि जनता ने उस पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो कि जनता के द्वारा ही आया गया था, और जनता अगर उसे स्वीकार कर लेती है, तो जो वहाँ की संसद है, व्यवस्थापिका है, उसको उसके नए चुनाव कराए जाएंगे, और जो नई नवनिर्वाचित संसद होगी वो उसमें संशोधन का कार्य करेगी। अर्थात मतदाताओं की तरफ से आरंभक आता है और संसद उस पर सहमत नहीं होती है, तो अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था होती है। और अनिवार्य लोक निर्णय में यदि जनता ने संसद के विपरीत निर्णय दिया, अर्थात अपना खुद के आरंभक को अगर स्वीकार कर लिया, तो संसद के चुनाव कराए जाएंगे और नई संसद होगी, वो फिर उस पर संशोधन का कार्य करेगी। नंबर दूसरा है आंशिक संशोधन हेतु आरंभक करना। आंशिक संशोधन के प्रस्ताव लाया जाना अर्थात संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जाना। आंशिक संशोधन का प्रस्ताव लाने के लिए 2 जनों के पास अधिकार होता है। संसद स्वयं ला सकती है, संसद का कोई भी सदन ला सकता है, और दूसरा नागरिक ला सकते हैं। अर्थात 1 लाख मतदाता आंशिक संशोधन का प्रस्ताव भी ला सकते हैं। आंशिक संशोधन का जो प्रस्ताव मतदाताओं की तरफ से आएगा वो 2 तरह का हो सकता है, एक सविन्यासित और एक होता है अविन्यासित। या सविन्यासित से मतलब होता है निर्मित, अर्थात नागरिक स्वयं किसी संविधान संशोधन का प्रस्ताव स्वयं तैयार करके संसद के सम्मुख रख सकते हैं। सविन्यासित या निर्मित के अंतर्गत नागरिक स्वयं प्रस्ताव तैयार करते हैं और संसद के समक्ष रखते हैं। ऐसे प्रस्ताव को जनता की या जन स्वीकृति हेतु रखना आवश्यक होता है, चाहे संसद उस पर सहमत हो या नहीं हो। यदि संसद सहमत नहीं होती है तो वो जनता से उसकी अस्वीकृति की सिफारिश कर सकती है। स्वयं कोई नया वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार करके जनता के सामने रख सकती है, भेज सकती है, और उसको स्वीकार करने की सिफारिश कर सकती है। इन दोनों प्रस्तावों पर एक मूल प्रस्ताव जो
जनता की तरफ से आया था और एक वैकल्पिक प्रस्ताव जो संसद ने तैयार किया है, दोनों पर एक साथ जनता के द्वारा मतदान किया जाएगा। और यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटीनों का बहुमत दोनों में से जिस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे वो प्रस्ताव मान्य होगा और उस पर आगे की कार्यवाही होगी। अर्थात मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, सविनाशित जो आरंभक होगा, जो आंशिक संशोधन के लिए जनता के द्वारा आएगा, उसमें जनता स्वयं प्रस्ताव तैयार करके भेजती है, उस पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था होती है और यदि संसद सहमत नहीं होती है तो उसे अस्वीकार करने की सिफारिश कर सकती है और खुद अपना नया प्रस्ताव बनाकर भी भेज सकती है और अंतिम निर्णय जनता के द्वारा किया जाएगा। दूसरा जो होता है अविनाशित, या इसका मतलब होता है अनिर्णित। अविनाशित जो आरंभक होता है उसमें जनता कोई प्रस्ताव तैयार नहीं करती है, केवल एक सुझाव देती है, एक इच्छा व्यक्त कर देती है कि इसमें ये संशोधन होना चाहिए। ऐसे प्रस्ताव को भी इसमें अगर संसद सहमत होती है तो उसको संशोधन कर दिया जाता है और यदि संघीय संसद उस पर सहमत नहीं होती है तो जनता के पास लोक निर्णय के लिए रखा जाएगा और जनता ने यदि लोक निर्णय में उस प्रस्ताव का समर्थन किया है तो फिर वो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। अर्थात सविनाशित और अविनाशित में ये अंतर होता है कि सविनाशित में जनता तैयार करके भेजती है और अविनाशित में जनता तैयार करके नहीं भेजती है, केवल इच्छा व्यक्त कर देती है। तो आंशिक संशोधन का जो प्रस्ताव मतदाताओं की तरफ से आता है, दो तरह का हो सकता है, सविनाशित और अविनाशित। प्रस्ताव स्वीकार होने के पश्चात दूसरा स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं संशोधन की पुष्टि। अर्थात जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया था उसके बारे में जो रूपरेखा है संविधान संशोधन की, वहाँ की संसद तैयार करेगी और तैयार करने के पश्चात उसे जनमत संग्रह के लिए कैंटीनों और जनता के पास भेज दिया जाता है। तो बहुसंख्यक कैंटीन और बहुसंख्यक जनता का बहुमत अगर उसे स्वीकार कर लेता है तो वो संविधान संशोधन पारित माना जाता है विधेयक, और उसके पश्चात संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। दोनों तरफ से उसको पारित होना जरूरी है। कैंटीनों का बहुमत 12.5 कैंटीन अगर उसको स्वीकार करेंगे तो वो संविधान संशोधन पारित माना जाएगा, उसकी पुष्टि हो जाएगी, उसके पश्चात वो लागू हो जाएगा। वर्तमान में 20 पूर्ण कैंटीन और 6 अर्ध कैंटीन वहाँ पे चल रहे हैं, इसलिए 12.5 कैंटीन उसे स्वीकार करेंगे। देखिए, अर्ध कैंटीन का आधा मत गिना जाता है और पूर्ण कैंटीन का 1 मत गिना जाता है। तो ये अगर स्वीकार कर लेंगे और वहाँ की जनता, बहुसंख्यक जनता जो है, बहुमत जनता का जो है उसे स्वीकार कर लेंगे, उसके पश्चात ये संविधान संशोधन कर दिया जाएगा और वो पारित माना जाएगा। इस तरह यहाँ पर संविधान संशोधन होते हैं। इस संविधान संशोधन प्रक्रिया को अगर अपन देखते हैं और इसका मूल्यांकन करते हैं तो इसके कुछ अवगुण, कुछ बुराइयाँ, कुछ आलोचनाएँ भी की जाती है। पहली आलोचना ये की जाती है कि ये जो प्रक्रिया है वो अत्यधिक जटिल है, आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। लोक निर्णय कराना, जनमत संग्रह कराना, आंशिक संशोधन के लिए, पूर्ण संशोधन के लिए अनिवार्य लोक निर्णय, ऐच्छिक लोक निर्णय, इस तरह के जो प्रावधान किए हैं वो इसलिए ये कहा जाता है कि ये अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है, आसानी से समझ में नहीं आती। दूसरी इसकी आलोचना ये की जाती है कि अपव्यय प्रक्रिया है, अर्थात इसमें खर्चा बहुत आता है। जनता और संघीय संसद में अगर मतभेद होते हैं और जनता का निर्णय मान्य होता है तो उस समय चुनाव कराए जाते हैं नए संघीय संसद के, तो बार बार चुनाव कराना और उसमें अत्यधिक खर्चा भी आता है। तो ये प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली भी है, ये भी आरोप लगाया जाता है। विद्वानों का ये भी तर्क है कि संशोधन जैसा जो जटिल कार्य है वो जनता को सौंपना अनुचित है। जनता को इस जटिल कार्य को समझने की इतनी शक्ति नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती है, तो ये भी एक आरोप यहाँ पर लगाया जाता है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि इससे संघीय व्यवस्थापिका का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि अंतिम शक्ति जनता को दी गई है। लोक निर्णय, जनमत संग्रह के माध्यम से सारा निर्णय जनता के द्वारा किया जाता है, इसलिए संसद का महत्व कम हो जाता है, व्यवस्थापिका का महत्व कम हो जाता है। साथ ही ये भी तर्क दिया जाता है कि संसद और जनता के बीच में व्यवस्थापिका और जनता के या नागरिकों के बीच में कई बार अनावश्यक द्वेष और प्रतिस्पर्धा भी पैदा हो जाती है, द्वेष भावना भी पैदा हो जाती है। तो इस तरह की आलोचनाएं की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि स्विट्जरलैंड की जो ये संशोधन प्रक्रिया है अत्यधिक जनतांत्रिक है, संघीय सिद्धांतों के अनुकूल है। ये अत्यधिक जनतांत्रिक है, अर्थात जनतंत्र या लोकतंत्र के अनुकूल है, क्योंकि जनता को आरंभक और जनमत संग्रह के माध्यम से, लोक निर्णय के माध्यम से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया में भागीदारी निश्चित की गई है, इसलिए इसको जनतांत्रिक कहा जाता है। जनता को शक्ति दी गई है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि ये संघीय सिद्धांतों के अनुकूल है,
संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल यहाँ पर कैंटीनों को भी संविधान संशोधन में भागीदारी दी गई है, अर्थात कैंटीनों के द्वारा पुष्टि होने पर ही संविधान संशोधन होंगे, वरना नहीं होंगे। तो ये भी संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल है। साथ ही एक चीज़ और यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि यहाँ पूर्ण संशोधन का भी प्रावधान किया गया है, ताकि समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान को ढाला जा सके, उसमें संशोधन किया जा सके। तो वहाँ पर ये प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से चल रही है, लोकतांत्रिक है, जनतांत्रिक है, संघीय सिद्धांतों के अनुकूल है। और अभी तक 2000 से लेकर अभी तक केवल 5 संशोधन वहाँ पर किए गए हैं। इस तरह वहाँ की संविधान संशोधन प्रक्रिया संचालित होती है। स्विट्जरलैंड की जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है उसकी अमेरिका की संविधान संशोधन प्रक्रिया से अक्सर तुलना की जाती है। अमेरिका भी कठोर संविधान में आता है और अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड में भी कठोर संविधान है और वहाँ पर भी संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद जो मोटा अंतर है वो ये होता है कि स्विट्जरलैंड में पूर्ण और आंशिक संशोधन का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में पूर्ण संशोधन का प्रावधान नहीं है, केवल आंशिक संशोधन का ही प्रावधान है। दूसरा जो मोटा अंतर होता है कि जनता की भागीदारी। स्विट्जरलैंड में जो है जनता की भागीदारी है, अमेरिका में जनता को नहीं दिया गया है, राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसी तरह अमेरिका में राज्य संविधान संशोधन का प्रस्ताव का आरंभ कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड में राज्यों को आरंभक का अधिकार नहीं दिया गया है, केवल पुष्टि का अधिकार दिया है। इसी तरह ये कह सकते हैं कि अमेरिका में जो राज्यों के द्वारा पुष्टि की जाती है वो 3/4 बहुमत से की जाती है, जबकि स्विट्जरलैंड में बहुसंख्यक कैंटीन और जनता के द्वारा ही किया जाता है। इसी तरह अमेरिका में लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है, स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय की व्यवस्था है। तो जो मोटा अंतर है वो ये है कि वहाँ राज्यों को पहल करने का अधिकार दिया है, राज्य उसको स्वीकार करते हैं, या जनता को पहल करने का अधिकार दिया और जनता को अंतिम शक्ति दी गई है। इस तरह जो मोटा अंतर है वो ये है। धन्यवाद।